ममता जी के संपूर्ण व्यक्तित्व ने, विचारधारा से पहले मैं कहूँगा उनका संपूर्ण व्यक्तित्व, उनकी सादगी, उनका कमिटमेंट, उनका ज़मीन से जुड़े रहना, इतने सालों से वो जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं और बंगाल को आगे बढ़ा रही हैं, विकास को सही दिशा देने की कोशिश की है, वो ममता जी जो आयरन लेडी ज़रूर दिखती हैं लेकिन बहुत ही ममतामयी हैं। वो आज देश की सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रोमिनेंट, पावरफुल और पॉपुलर लीडर हैं और ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल हैं। इसलिए उन ममता जी के संपूर्ण व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित था और आज भी हूँ। और इसलिए जब ममता जी का मुझे आदेश आया या ममता जी ने जब मेरे नाम की घोषणा कर दी, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी पहले, और इसके बारे में हमारे बड़े भाई यशवंत सिन्हा जी ने जब मुझे खबर किया, फिर ममता जी से बात हुई तो हमने देखा कि ममता जी का विश मेरे लिए कमांड बन गया और मैंने ममता जी के आदेश को अध्यादेश माना। और इसीलिए मैं तृणमूल कांग्रेस में और ममता जी के सिपाही या सिपा सालार होने के नाते आसनसोल आया और यहाँ से चुनाव लड़ा। और ये आशीर्वाद है आसनसोल की जनता जनार्दन का, पूरे बंगाल परिवार का, कि पहली बार ही मेरे आगमन पे जितना स्वागत, जितना मान सम्मान, जितना प्यार, जितना आशीर्वाद दिया कि उसकी वजह से हम एक रिकॉर्ड मतों से जीत सके। और रिकॉर्ड मतों से जीतने के बाद पहली बार यहाँ पे टीएमसी की भी जीत हुई और हमारी जीत हुई ममता जी के नेतृत्व में। और उसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि आज जब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ दूसरी बार यहाँ पे, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। जो पहली बार चुनाव लड़ा और उसकी जीत गया, रिकॉर्ड कायम हो गया और भाग गया, तो मैं सही दिशा में आगे बढ़ा हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि मेरे 3 घर हैं, एक पटना, एक मुंबई और अब एक आसनसोल मेरा घर हो चुका है। मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगा क्योंकि मैं जुमलेबाजी में यकीन नहीं रखता हूँ। मैं कोई गारंटी नहीं देना चाह रहा हूँ क्योंकि जैसे गारंटी दी माननीय दोस्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी और एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। सारे हवाई हो गई बातें, चाहे जुमलेबाजी हो उनके, चाहे 15 लाख पैसा देने का मामला, रुपया देने का मामला हो, या फिर इनका 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा हो पर साल, या किसानों की आमदनी डबल करने का मामला हो 2022 में, या फिर 2022 में जो लोगों को आवाज़ देने का मामला हो, वादा हो, या फिर यहाँ पे कह सकता हूँ कि महंगाई कम करने का वादा और डॉलर की कीमत कम करने का वादा, रुपए की वैल्यू बढ़ाने का वादा हो, यानी सारी चीज़ें जो हैं, बेरोज़गारी ख़त्म करने का मामला हो, ये सब करते करते ना कर सके, कहते कहते ना कर सके और नई गारंटी शुरू कर दी। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, ये कुछ प्रभु की असीम अनुकंपा है, अल्लाह ताला का फजल है, वाहेगुरु का आशीर्वाद है कि आज तक मेरे ऊपर कभी किसी किस्म का कोई आरोप और एलिगेशन नहीं लगा है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि ईमानदारी और सच्चाई के साथ, सच्चाई और पारदर्शिता के साथ मैं विकास के रास्ते पे अपने शहर आसनसोल को या पूरे बंगाल प्रदेश को या पूरे देश को आगे ले जाने में कंट्रीब्यूट कर सकूं, जिसमें डेवलपमेंट हो, सच्चाई हो, करप्शन पे अंकुश हो, ऐसी चीज़ें हों जिससे कि जनता का लाभ हो, जनहित में हो। और हमें लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या, ममता जी को, पूरे सरकार को, बंगाल को, यहाँ के लोगों को, देश के लीडर्स की लीडरशिप को, सबको लोग याद रखेंगे। नहीं, बीजेपी छोड़ने का कारण मैं यही कह सकता हूँ कि मैं तो वहाँ, मेरा लालन पालन हुआ है, शुरू से वहीं रहा हूँ, मैं इतने सालों रहा हूँ वहाँ पे। और यहाँ पे
नानाजी देशमुख भारत रत्न वो मुझे लेकर गए थे। फादर फिगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुपुर्द किया था। फ्रेंड फिलोसफर गाइड और गुरु आडवाणी जी के सुपुर्द किया था। इन लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया। फिर ट्रेनिंग के लिए बहुत ही बढ़िया नेता थे दिल्ली के, जिनको टाइगर ऑफ दिल्ली भी कहते थे, मदन लाल खुराना जी, उनके हवाले किया गया मुझको ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद बिहार में एक बहुत अच्छे नेता थे, बहुत ही बढ़िया मैच्योर लीडर, अभी स्वर्गीय हैं, वो स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी, उनके हवाले किया गया। तो ट्रेनिंग करके मेरी जहाँ ट्रेनिंग हुई, लालन पालन हुई, और साथ ही साथ वही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी के उनके प्यार से, आशीर्वाद से पहली बार रिकॉर्ड कायम हुआ पूरे भारत के फिल्म उद्योग में, पूरे भारत के फिल्म उद्योग में कि पहली बार किसी व्यक्ति को फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। पहली बार बना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद शिपिंग का कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें, बड़ी अच्छी सी यादें हैं मेरी। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, फादर फिगर अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के वक्त में से लेके आगे तक बहुत हद तक मैं देख रहा था कि वहाँ लोकशाही चल रही थी, लोकशाही की कदर थी। कलेक्टिव डिसीजन होता था, कलेक्टिव निर्णय होता था, कैबिनेट में सबकी बात सुनी जाती थी, सबकी मंत्रियों की अपनी अपनी वैल्यू थी, अपनी अपनी पोजीशन थी, अपना अपना नाम था उनका। लेकिन उसके बाद ये लोकशाही धीरे धीरे मैंने देखा कि तानाशाही में बदलनी शुरू हो गई। तानाशाही में बदलनी शुरू हुई तो मुझे जैसा खुददार आदमी जो शुरू से इस बात को मानता रहा कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है, मैं जितनी बातें कर रहा था देश हित में कर रहा था, जनहित में कर रहा था। अब हमारी बातों को तवज्जो नहीं दिया गया या हमारी बातों को दरकिनार करने की कोशिश की गई। साथ साथ मुझे क्यों, जितने बड़े बड़े महारथी थे देश के इतिहास में और देश के भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े बड़े काबिल नेता थे सही मायनों में, उनको दरकिनार किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी जी को अलग थलग कर दिया गया, मुरली मनोहर जोशी को कहीं भेज दिया गया, पता ही नहीं कहाँ भेजा उनको, अलग कर दिया उनको। साथ ही साथ परम विद्वान अरुण शौरी के साथ क्या किया इन्होंने, स्टेट्समैन यशवंत सिन्हा को कैसे अलग थलग कर दिया। जब यशवंत सिंह जैसा महाकाबिल इंसान, उनको आपने कहीं इतना दूर फेंक दिया, तो मजबूर कर दिया कहीं और जाना पड़े। तो शायद नज़र उनकी हमारे ऊपर भी थी। और साथ साथ मेरे जब अपनी खुददारी के साथ मैं आगे बढ़ता गया लोकशाही में विश्वास करते हुए, मुझे लगा कि मेरे नाम के साथ जो उन्होंने टिकट के मामले में जब रिकॉर्ड मार्जिन से पटना से भी जीतता था, पटना से जितनी बार जीता रिकॉर्ड मार्जिन से जीता, और इस बार तो पिछले पूरे देश में जो पटना से इसके पिछली बार जो जीता था पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट शेयर मार्जिन हमारा ही था। उसके बावजूद जब पार्टी में होता है सिटिंग गेटिंग है, जो सिटिंग कैंडिडेट होता है उसको तो पहला प्रेफरेंस देते ही। मैं सिटिंग था, रिकॉर्ड मार्जिन जीता हुआ था, उनको हमारी बातें कुछ खल नहीं थी। उनको लग रहा था कि मैं उनके दरबार में नहीं जा रहा हूँ, जैसे गुजरात में बुलाते थे लोग दरबार में जी हुजूरी करने के लिए, सबको बार बार प्रशांत किशोर थे या कौन कौन थे इलेक्शन स्ट्रेटजी तय कर रहे थे, प्रधानमंत्री पहले की दिशा जो बना रहे थे। मैं वो सब तो मैं करता नहीं, वो सब मैं जानता हूँ, मैं तो अपने स्वाभिमान के साथ रहता हूँ। तो ये सब करते उन्होंने क्या क्या टिकट में हमें छोड़कर किसी और व्यक्ति को, हमारे दोस्त ही थे जो कि राज्यसभा के मेंबर थे, उसके बाद उन्हें दिखाने के लिए कि मुझे नहीं करना है, मैं सिटिंग था सॉरी, तो मुझे ये करके उन्होंने दरकिनार करने की कोशिश की। तो हमने कहा खामोश, बहुत हो गया, बंद करो ये नाच गाना। और फिर मैंने कहा कि अब चलो कहीं नई दिशा में चलो, क्योंकि मैंने उस वक्त डिक्लेयर कर दिया था कि लोकेशन वही होगा, सिचुएशन कुछ भी हो। इसलिए मैं धीरे से फिर वहाँ से एक नेशनल पार्टी की तलाश में था। वो लोग भी मेरे तलाश में थे, हमको बहुत मानते थे। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं सर्वदल प्रिय रहा हूँ, उन्होंने हमें कहा। और मैं कांग्रेस में गया और कांग्रेस में थोड़ी दिन के लिए था वहाँ पे। कांग्रेस की अभी मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, वहाँ हमारा सोनिया जी से बहुत अच्छा रहा, राहुल ने बड़ी हौसला अफजाई की, राहुल गांधी ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया।
लेकिन हाँ, उसमें कुछ लोग थे जो कहे कुछ और, कहा कुछ और, किया कुछ और किया नहीं किया। बहरहाल पुरानी बातें कि तब तक मुझे दीदी का फरमान आया, दीदी का निमंत्रण आया, दीदी का आदेश आया ममता जी का। और ममता जी का आया तो मैंने उनको कहा कि योर विश इज़ माई कमांड, और मैं फिर ममता जी के पास आया। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ममता जी के साथ हूँ, तृणमूल कांग्रेस के साथ हूँ, आसनसोल की जनता जनार्दन के साथ हूँ। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अब मेरा इरादा बुलंद है कि इसी दिशा में, भले ही नई दिशा हो, आगे जाना है, अपने साथ साथ अपनी पार्टी को और मजबूत करना है। टिकट पाने की तो फॉर्चुनेटली मेरे लिए कभी कोई दिक्कत रही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मैं सर्वदल प्रिय था। मुझे बहुत लोग चाहते थे, बहुत लोग मानते थे, बहुत लोग कहते थे। आपको शायद सुनकर ताज्जुब होगा, लेकिन अभी चुनाव की घड़ी है, मतलब ना बदल जाए कि अभी भी कुछ लोग हमारे पर तथाकथित तरीके से डोरे डाल रहे थे, अभी भी। तो ये तो मेरे लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको कोई आरोप नहीं हो, कोई एलिगेशन नहीं हो, जिसकी सीनियरिटी हो, जो 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका हो, जो 5 बार एमपी रह चुका, अब 6ठी बार एमपी बनने के लिए रास्ता, और लगातार। तो ये इस तरह से तो एक डिमांड रही है, एक मेरा सो कॉल थोड़ा क्रेज तो रहा है। सो टिकट पाने के लिए मैं तो बीच में जब मुझे लगा पटना में गड़बड़ हो गया था इस बार, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा घर बैठूंगा, बाकी काम करूंगा, बाकी सोशल वर्क करूंगा कुछ। हालांकि मैं ये सेशन छोड़ना नहीं चाह रहा था, ये सेशन था, हैट्रिक मेरा तोड़ना नहीं चाह रहा था। लेकिन जब वो हो गया तो मैं कोई बात नहीं कि इसी बीच में है ममता जी का कॉल आया, और मुझे तो पता भी था, मेरे नाम की उन्होंने घोषणा कर दी। ये उनकी बड़प्पन थी, और ये उनकी सादगी, और ये उनका विश्वास मेरे प्रति कि मैं उनकी बात ना नहीं करूँगा। और यकीनन मैंने उनकी बात ना नहीं की, और आज आपके सामने बैठा हूँ। इसकी मुझे कभी चिंता न थी न है कि टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। मैं हमेशा भारत की जनता के साथ रहता हूँ, कलाकार भी रहा हूँ, तो मैं हमेशा पीपल्स एक्टर रहा हूँ, जनता का कलाकार रहा हूँ। लोग आज भी इतना मानते हैं, जानते हैं, आज भी लोकप्रियता शायद वही है जो पहले थी। तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ, और इसलिए मैं किसी लालच के ये प्रति या किसी एम्बिशन के प्रति पॉलिटिक्स में नहीं आया हूँ। मैं पॉलिटिक्स में आया था ये जानकर और ये मानकर कि किसी ने सत्ता हासिल हो गई तो सत्ता सिर्फ सेवा का माध्यम होना चाहिए, मेवा का माध्यम नहीं होना चाहिए। और इसी बात पे मैं आज तक टिका हुआ हूँ। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।